गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं शेख अब्दुल्ला के बारे में एंड उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, किस तरह से उन्होंने जो है लोगों की बात को आगे रखा, हरी सिंह को किस तरह से हटाने में वो सक्षम रहा और किस तरह से उसने जो ब्रिटिश इंडिया के रहते अपने धरने प्रोटेस्ट किया और हरी सिंह को अपनी कुर्सी से हटाया और इस तरह से यहाँ पे लोकतंत्र लाने की बजाय उन्होंने अपने ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलतियाँ उनसे हुई हैं। एट द सेम टाइम जब वो शुरुआती दिनों में जिन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं उनको डिनाई नहीं कर सकते। सो लेट्स डिस्कस द बायोग्राफी ऑफ शेख अब्दुल्ला एंड व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन बिहाइंड द शेख अब्दुल्ला के पीछे क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और उनके द्वारा एक जो है हमने ये भी देखा था कि हरी सिंह के टाइम पे उन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया था, दैट इज़ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई थी, जो बाद में उन्होंने ही बदल कर क्या रख दिया उसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका मतलब ये था कि सभी लोग उसमें एंट्री ले सकते हैं, लाइक हिंदू मुस्लिम तो थे ही, सिख सभी उसमें एंट्री ले सकते हैं और वो एक तरीके के कम्युनल दिखनी चाहिए। इस तरह से जो शेख अब्दुल्ला है वो एक प्रोटेस्टर की तरह अपनी भूमिका निभाते हैं। अपनी अर्ली लाइफ जो है उनकी गरीबी में बीतती है ना। तो अगर हम इसकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1905 में होता है। ये सोरा गांव के रहने वाले होते हैं। सोरा गांव कहाँ है? कश्मीर में। वहाँ पे ये रहते थे। 11 वर्ष की उम्र में ही इनके पिता जो है वो मर जाते हैं एंड जो भी पालन पोषण होता है इनकी माँ करती है। बट उनकी माँ को परेशान कौन करता है? इनके चाचा जी की। हमारे जो है जब पिता घर पे नहीं है तो उसको पालने पोसने वाला जो था वो चाचा ही था। वो चाचा खरी खोटी सुनाता रहता था, इसलिए जो है इसको बहुत बुरा लगता था और ये पढ़ने जाता था। कहते हैं इसको 11 मील दूर पढ़ने जाता था और क्या कहते पैदल चल के जाता थे। सरकारी स्कूल में पढ़ा ये और इसने मतलब कि नहीं किया अच्छे से पढ़ाई की। अपनी मैट्रिक जो है वो पंजाब की यूनिवर्सिटी से किया और ग्रेजुएशन प्रिंस वेल्स जो कॉलेज है, जो हम साइंस कॉलेज के नाम से जानते हैं, उसमें किया। और फिर जामिया कॉलेज में भी ये गए एंड केमिस्ट्री इन्होंने एमएससी केमिस्ट्री की 1930 में। 1930 में उस टाइम पे जो क्रांति थी अंग्रेज़ों के प्रति वो बहुत चरम सीमा में थी एंड कह लो कि उस टाइम पे ब्रिटिशर को भगाने में दुनिया बहुत जुट गई थी और जागरूक हो गए थे लोग, वहाँ पे पढ़ने भी लगे थे। और ये जो शेख अब्दुल्ला थे उस टाइम पे तो ये बहुत ही मतलब प्रोटेस्ट करने लगे थे। जैसे ही इनकी स्टडीज़ हुई उस तरह से तैयार हो गए। AMU में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MSc की केमिस्ट्री से एंड उस टाइम पे कहते हैं कि 10वीं जो पढ़ लेता था ना वो एक तरीके से बहुत बड़ा तो ओहदे का था और इन्होंने तो MSc की थी। इट वॉज अमेजिंग। इन्होंने कहते हैं कि इन्होंने सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू किया बट ये इनका नहीं हुआ। तो उसी की जो आग थी, जो इनके अंदर जो फायर थी, वो पूरी फायर उन्होंने प्रोटेस्ट करने में लगा दी एंड लोगों को एकजुट करने में लगा दी कि हमें हरी सिंह को भगाना है और यहाँ पे डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट को बनाना है कश्मीर में, ना कि एक ऑटोक्रेटिक जो है जो मोनार्की चल रही है हरी सिंह की, उसको नहीं चलने देना है। इस तरह से उनका जो मत था वो उन्होंने रखा। कहते हैं जब थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे हम लोग, कश्मीर में उस समय रंजीत सिंह का जो था वो ढीला हो रहा था। क्या जो सत्ता थी वो ढीला हो रही थी। रंजीत सिंह जो है वो पहले इंडिजन करते हैं, हमने ये पढ़ा था। उसके बाद उनके जो है उनके अंडर गुलाब सिंह काम कर रहा होता है और उनके अंदर बहुत सारे सर्विसमैन होते हैं, पर मेन जो है गुलाब सिंह है। ठीक है, तो रंजीत सिंह जैसे ही उसकी डेथ होती है, सिख रूल एंड होने को कगार में आ जाता है और जब उनके जो अनुयायी या उनके जो असेंडर्स होते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, जिंद कौर की जो है की वजह से ये क्या करते हैं, वायलेशन करते हैं, ट्रीटी का वायलेशन करते हुए जो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं इन पे अटैक करते हैं और इस तरह से एंग्लो सिख वॉर हो जाता है। उसमें बुरी तरीके से सिख जो होते हैं वो हार जाते हैं और ये ब्रिटिशर्स इनसे मांग करते हैं कि हमें पैसे दो 1 करोड़। तो इनके पास पैसे नहीं होते, इनको हेल्प करने के लिए कौन आ जाता है? गुलाब सिंह। हेल्प नहीं करता गुलाब सिंह, इनको 75 लाख रुपए देकर
कश्मीर को खरीद लेता है। इट मीन्स कि जो सिख है वो वहीं पे एंड हो गया। अब गुलाब सिंह ने अपनी जो डोगरा डायनेस्टी है जम्मू कश्मीर में, वो 100 साल तक इसका रूल चला है, डोगरा डायनेस्टी। अब हरी सिंह जहाँ पे लास्ट रूलर था, अब इसके बाद वो शेख अब्दुल्ला नहीं चाहता था कि इसकी डिक्टेटरशिप चलती रहे। और हालांकि जो ब्रिटिशर्स थे वो तो चाहते ही यही थे कि ये यहाँ पे कोई भी क्या कहते, जहाँ तो इंडिपेंडेंट हो जाओ, जहाँ इंडिया में आ जाओ और जहाँ तो पाकिस्तान में चले जाओ। और जो शेख अब्दुल्ला था वो कहता था, शेख अब्दुल्ला जो है था उस समय डिक्टेटरशिप बना दी थी। मतलब एक तरह से वो क्या करता था, कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी काम करता था तो वो उसके प्रति वो उसको जेल में डाल देता था। तो हरी सिंह के खिलाफ शेख अब्दुल्ला आया एक युवा नेता के सामने, और इसका जो था एग्ज़ाम पास नहीं हो पाया था, तो उसकी वजह से भी एक गर्म खून था इसके प्रति। और कहता था कि हमें यहाँ पे इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन के साथ साथ हमें असेंबली भी चाहिए। एक तरीके से पूरे तरीके से हमें यहाँ पे अच्छा रूल चाहिए, हमें कोई राजा वाजा नहीं चाहिए, यहाँ पे जनता के लिए जनता के द्वारा ही शासन चाहिए। तो शेख अब्दुल्ला को इस तरह से इन्होंने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा। और इसने क्या किया, हरी सिंह को पता चला कि इसने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, तो इन्होंने इसको जेल में उठा के डाल दिया। और शेख अब्दुल्ला का एग्ज़ाम पास नहीं हो पाया तो उसने क्या किया, उसने ये एक अपनी कमेटी बना ली, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसको उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा। और इसको क्या चाहिए था, इसको चाहिए था यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई जाए, ताकि संवैधानिक तरीके से यहाँ पे सभा बनाई जाए, यहाँ पे लोगों को इलेक्ट किया जाए, और जो अच्छे लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको आगे लेके आए। हरी सिंह ऐसा नहीं चाहता था। हरी सिंह कहता था कि मैं अपने यहाँ पे इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रखूँगा। और हालांकि जो शेख अब्दुल्ला थे, अब नेहरू और शेख अब्दुल्ला का थोड़ा रिलेशंस के बारे में जानकारी लें तो इन दोनों के रिलेशंस बहुत गहरे हैं। ये दोनों एक आपस में बहुत बेस्ट फ्रेंड थे। कहते हैं दोनों सोशलिस्ट लीडर थे। परंतु जो नेहरू थे वो बहुत रिच थे, और शेख अब्दुल्ला जो थे वो बहुत ही गरीब ख़ानदान के लोग थे। पर फिर भी ये पढ़ लिख के दोनों एक ही तबके के हो चुके थे। कहते हैं जो नेहरू था वो बाहर की पढ़ाई करने गया था, लॉयर की पढ़ाई करके आया था, और उसने देखा कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो बहुत ही गरीबी में चल रहा है, तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे लोगों के हित में काम करना है। इसलिए वो भी एक सोशलिस्ट लीडर बन गया, और ये दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड बन गए। कहते हैं इन्होंने एक ग्रुप बनाया और उससे राजा हरी सिंह के खिलाफ हरी सिंह को हटाने के लिए इन्होंने बहुत साजिशें रची। इस तरह से जो है 1932 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई गई, जिसकी मैंने बात की। और इसको फिर शेख अब्दुल्ला को लगा ये बहुत कॉम्युनल है, तो इसने सेकुलर करना चाहा इसको, और इसी को 1939 में इसने नेशनल कॉन्फ्रेंस बना दिया, एंड सभी पीपल यहाँ पे इंक्लूडेड थे। अब इसने बहुत मांग उठाई थी कि यहाँ पे सभा बनाइए, तो ये हरी सिंह ने कुछ तो करना था, इसने हट जाना नहीं। तो इसने 1932 में प्रजा सभा को बनाया, जो पूरी तरीके से किसके अंडर थी, हरी सिंह के अंडर थी। पूरी पावर्स कौन इसको कर रहा था, हरी सिंह कर रहा था। और इसके अंदर 33 इलेक्टेड मेंबर बना दिए, और 42 जो है वो नॉमिनेटेड हो गए। इस तरह से धीरे धीरे जो है आक्रोश बढ़ता चला गया। सब जो काम था वो धरा का धरा रह गया। जो लोगों की जो मांग थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई। शेख अब्दुल्ला भी दुखी हो गया। सो गाइज, इस तरह से जो था प्रोटेस्ट जो था कश्मीर में चल रहा था, और उस टाइम पे जो लोग थे वो बहुत ही आक्रोश में आ गए थे, क्योंकि उनकी बात जो थी वो प्रजा सभा तो बना दी, पर उनके अकॉर्डिंग ही काम कर रही थी, ना कि शेख अब्दुल्ला के अकॉर्डिंग तो काम कर ही नहीं रही थी। और उसके बाद क्या होता है कि इनकी जो कॉन्फ्रेंस है वो बनती है, वो अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं। किसके लिए? हालांकि इसके अंडर हमें ये देखने को मिलती है कि जो भारत आज़ाद होता है 565 रियासतें इकट्ठी करनी होती हैं, उसमें से जो 4 रियासतें वो हम ही थे, उसमें से कश्मीर रियासत थी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना था, जो जिसमें शेख अब्दुल्ला जो प्रेसिडेंट थे, उसका ये कहना था कि हमने एक मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें हमने बताया कि किस तरह से हमारा जो नया कश्मीर है वो रहने वाला है। सोशल, लिबरल, प्रोग्रेसिव आइडियाज़ थे, कहते हैं उसमें बहुत सारे डेमोक्रेटिक आइडियाज़ थे। और हरी सिंह को ये मैनिफेस्टो दिया गया, पर हरी सिंह ने इसका परिणाम क्या निकला? हरी सिंह ने इसको उठा के फिर से जेल में डाल दिया। 6 मंथ के बाद ये फिर से आता है, फिर से ये अपना प्रोटेस्ट जारी करता है। और कहते हैं कि फिर 46 में जो है, इसकी पहले बात कर रहे हैं,
पूरे इंडिया में पूरे इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा होता है, ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया। पूरे इंडिया में क्या हो रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। उसमें जो कश्मीर होता है, कश्मीर भी नारे लगाने लगता है कि हमें हरि सिंह को हटाना है। हालांकि यहाँ पे अंग्रेजों से छुटकारा पाना चाहते थे, और यहाँ पे ये जो है कौन सा नारा लगा रहे हैं कि कश्मीर को छोड़ो, काफिरों कश्मीर को छोड़ो। एट द सेम टाइम क्या होता है कि इसको फिर से जेल में डाल दिया जाता है, और इस तरह से जो है हरि सिंह जो है वो, हालांकि पूरे इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था और कश्मीर में क्विट एजिटेशन चलने लगा, जिसका मतलब ये था कि हरि सिंह को हटाया जाए। और उसने क्या किया, हरि सिंह को हटाने की बजाय, उसकी बात सुनने के बजाय, उससे बातचीत करने की बजाय उसको जेल में डाल दिया। एंड 16 मंथ तक वो जेल में रहता है। अब 1947 के बाद जो है नेहरू को अब कश्मीर को भी इसमें लाना था इंडिया में, तो उसको लाने के लिए सिर्फ शेख अब्दुल्ला को ही अगर रिलीज़ किया जाता तब ही उसको क्या कहते कश्मीर का कुछ हल मिलता। नेहरू ने उसको रिलीज़ किया। एंड 1947 में इंटीग्रेशन का काम चला, तो बहुत सारी रियासतें जो थी वो नहीं आ रही थी साथ में। 4 रियासतें ऐसी थी जो नहीं आ रही थी। 4 रियासतों में से हमारा जो कश्मीर था हरि सिंह का, वो कहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। दैट डजंट मीन दैट वी आर नॉट इंक्लूडेड इन इंडियन एंड टेरिटरी। तो इस तरह से जो है बाकी जो टेरिटरीज थी उन पे हमला करके अपोलो चला के, या किसी का राजा भाग गया, तो उस तरह से जो है हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। पर कश्मीर वाला जो पार्ट था वो अधूरा रह गया। इस तरह से जो है अब शेख अब्दुल्ला को लगा कि भाई मेरा तो कुछ यहाँ पे बनने नहीं वाला, मुझे इंडिया में ही मिलना होगा। एंड शेख अब्दुल्ला और नेहरू हाथ मिला लेते हैं, और हाथ मिला के अब नेहरू को भी लगता था कि शेख अब्दुल्ला अगर नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कश्मीर का कौन सा पार्ट जो है वो कौन सा इलाका है, कैसा है ना। इस तरह से क्या होता है कि पूरे देश में बहुत दंगे फसाद हो रहे होते हैं, और जो है इकोनॉमी से जूझ रहा होता है इंडिया, और पूरा मतलब कि कोई भी हालात अच्छे नहीं होते, हर जगह दंगे फसाद होते हैं धर्म के नाम पर। और कश्मीर में भी ऐसा हो रहा था। कश्मीर में इन्होंने क्या किया, जिस तरह से जो है वो कश्मीर को पाने के लिए इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाना पड़ा। इट मीन्स कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसने ये साइन किया। नहीं तो हरि सिंह चाहता था कि उसकी डायनेस्टी चलती रहे, मॉडर्न इंडिया में भी चलती रहे। बट कबाइलियों ने इतना तड़पा के बर्बाद कर दिया था कश्मीर को, तो उसको इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पे साइन करना ही पड़ा। और उस दिन से ही हमारा जो इंडिया या कश्मीर का जो पार्ट था वो कहाँ पे हो गया, इंडिया में एंट्री कर लेता है। तो दोस्तों आज की कहानी हम यहीं तक करेंगे। कल हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात करेंगे, आगे की कहानी की बात करेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद।